नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। अगर आपने डेविल्स डाइनर के पहले भाग को नहीं देखा है तो पहले उसे देखने की सलाह दी जाती है। यह एक वियतनामी हॉरर सुपरनेचुरल सीरीज है जिसमें रहस्य और भयावहता का अनूठा मिश्रण है। इसकी कहानी काफी जटिल और गूढ़ है, जिसमें कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं जो पहली बार देखने पर शायद पूरी तरह समझ में ना आए। यदि आप इस श्रृंखला के पहले भाग से अनजान हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में उसका लिंक मिलेगा। अब बिना किसी देरी के हम सीधे तीसरे एपिसोड की कहानी पर चलते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत तीसरा एपिसोड एक नए किरदार मेन की कहानी से शुरू होता है। मेन एक किशोर लड़का है जिसे फोटोग्राफी का बेहद शौक है। उसके पास एक पोलोरॉइड कैमरा है जिससे वह अपने पिता के साथ एक गोनरॉइड कैमरा है जिससे वह अपने पिता के साथ एक फोटो खींचता है। मिन के दोनों के बीच बातचीत से पता चलता है कि आज का दिन मिन के लिए बहुत खास है, क्योंकि स्कूल में उसे यंगेस्ट फोटोग्राफर, सबसे कम उम्र के फोटोग्राफर का अवार्ड मिलने वाला है। यह खबर सुनकर मिन बेहद उत्साहित हो जाता है और उसके पिता भी गर्व महसूस करते हैं कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। मिन के लिए यह अवार्ड किसी सपने के सच होने जैसा था। वह इसे लेकर बहुत खुश था और दिन भर उत्साह में दिखाई दे रहा था। हालांकि इस खुशी के कुछ ही समय बाद कहानी अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। शाम होते ही एक चौंकाने वाली घटना घटती है। मिन की अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। दृश्य बदलता है और हम मिन का मृत शरीर अस्पताल में पड़े हुए देखते हैं। उसके पिता अपने बेटे के शव के पास खड़े हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिन ने आत्महत्या कर ली है। स्कूल की इमारत से छलांग लगाकर उसने खुद अपनी जान ले ली। यह खबर सुनकर मिन के पिता स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि उनका बेटा, जो कुछ ही घंटे पहले अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बेहद उत्साहित था, वह अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा। मिन अपने पिता के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करता था। उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह सवाल मिन के पिता को बेचैन कर देता है। डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आजकल बच्चे कई तरह के मानसिक दबावों का सामना करते हैं। कभी कभी वे इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और अवसाद में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। हालांकि मिन के पिता के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मिन के पिता अपने बेटे के मृत शरीर को ध्यान से देखते हैं। तभी उनकी नजर उसके शरीर पर पड़े चोट के निशानों पर जाती है। ये देखकर उनका शक और भी गहरा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह चोटें गिरने के कारण आई होंगी, लेकिन मिन के पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उनके अनुसार अगर उनका बेटा सच में कूदकर मरा होता तो चोट के निशान सिर के आगे वाले हिस्से में होते, लेकिन उसके शरीर पर कई जगहों पर चोटों के निशान थे जो यह दर्शाते थे कि उसकी मौत से पहले उसके साथ कुछ हुआ था। यह देखकर मिन के पिता को यकीन हो जाता है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। मिन की मौत के बाद उसके पिता भारी मन से घर लौटते हैं। वे अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और उसकी पुरानी यादों को टटोलने लगते हैं। तभी उनकी नजर मिन के पोलरॉइड कैमरा पर पड़ती है। वे कैमरे से निकली तस्वीरों को ध्यान से देखने लगते हैं। अचानक उनमें से एक तस्वीर उनके होश उड़ा देती है। यह तस्वीर डेविल्स डाइनर की थी, वही रहस्यमयी डाइनर जिसके गेट पर एक भयानक शैतानी प्रतीक बना हुआ था और जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। इस तस्वीर को देखकर मिन के पिता को याद आता है कि उन्होंने ही अपने बेटे को यह कैमरा उपहार में दिया था। मिन इस कैमरे को लेकर बेहद खुश था, लेकिन अब यह कैमरा ही उसकी मौत के रहस्य को उजागर करने का एकमात्र सुराग था। अगले दिन मिन के पिता अपने बेटे के स्कूल जाते हैं। वे स्कूल प्रशासन से मिन की मौत से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। वे प्रिंसिपल और टीचर्स से पूछते हैं कि क्या उनके बेटे को स्कूल में किसी तरह की समस्या थी, क्या उसे किसी ने परेशान किया था। लेकिन स्कूल प्रशासन आत्महत्या की बात पर अड़ा रहता है और इस मामले को आगे
बढ़ाने से इनकार कर देता है। हालांकि मिन के पिता हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। जब फुटेज चेक किया गया तो उसमें कुछ चौंकाने वाले दृश्य दिखाई दिए। मरने से ठीक पहले मिन बेहद डरा हुआ लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह इधर उधर भाग रहा था और काफी घबराया हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां से मिंग गिरा था, वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इससे यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि उसने सच में आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था। स्कूल प्रशासन इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मिन के पिता को उनका बेटे का अवार्ड दिया और मामले को वहीं खत्म करने की कोशिश की। जब मिन के पिता स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम तान था। तान मिन की ही कक्षा में पढ़ता था। वह मिन के पिता से कहता है कि अगर वे सच में अपने बेटे की मौत का रहस्य जानना चाहते हैं तो उन्हें एक और छात्र टू से बात करनी चाहिए। टू के पास इस मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन वह कुछ छिपा रहा था। क्या टू जानता था कि मिन के साथ क्या हुआ था? मिन के पिता अब टू से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें इस मामले की गहराई तक जाना था और अपने बेटे की मौत का सच जानना था। आगे क्या होगा? क्या मिन की मौत का रहस्य सुलझ पाएगा या यह रहस्य और भी गहरा होता जाएगा? मिन के पिता उस क्षण पूरी तरह से चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि टू अपने कुछ दोस्तों के साथ तान को मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रहा था। इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण तान खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह पाने में असमर्थ हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर टू की नजर जैसे ही मिन के पिता पर पड़ती है, वह भी तुरंत वहां से भाग जाता है, जिससे पूरी स्थिति और भी रहस्यमयी हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मिन के पिता को अचानक याद आता है कि मिन के कैमरे में टू की भी एक तस्वीर कैद थी। इस नए सुराग को ध्यान में रखते हुए वे टू का पीछा करने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि टू टान पर बेरहमी से हमला कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि टान ने टू को गे कह दिया था, जबकि टान स्वयं भी गे था, लेकिन टू के अनुसार वह स्ट्रेट था। इस अपमानजनक शब्द से आहत होकर टू टान को पीट रहा था। मिन के पिता की उपस्थिति का एहसास होते ही टू एक बार फिर वहां से भाग जाता है। इस घटनाक्रम से मिन के पिता को यह पक्का यकीन हो जाता है कि टू ही वह व्यक्ति है जिसने टान की तरह ही मिन को भी गोली मारी होगी। वे इस बारे में टान से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन टान किसी भी तरह की चर्चा से बचते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसकी यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वह इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहना चाहता था, शायद डर या शर्मिंदगी के कारण। इस घटनाक्रम के बाद जब मिन के पिता चारों ओर देखते हैं तो उनकी नजर अचानक सामने मौजूद एक डाइनर पर पड़ती है। यह डाइनर कुछ खास लगता है क्योंकि उन्होंने इसकी तस्वीर पहले मिन के फोटो कलेक्शन में देखी थी। इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हुए वे बिना देर किए डाइनर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। डाइनर के अंदर घुसते ही उनकी नजर सामने बनी एक रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली चीज पर पड़ती है, जिसे डेविल्स डोर कहा जा सकता था। यह दरवाजा किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी आभा थी, मानो वह अपने पास आने वाले व्यक्ति को किसी अनजान रहस्य की ओर आकर्षित कर रहा हो। इतना ही नहीं, दरवाजे के ऊपर हरे रंग के बल्ब जल रहे थे, जो इस पूरी जगह को और भी डरावना और अजीब बना रहे थे। मिन के पिता उस दरवाजे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक से बारटेंडर वहां आ जाता है। बारटेंडर एक शांत लेकिन रहस्यमयी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह उनसे कहता है कि यह दरवाजा उसने खुद अपनी पिछली जिंदगी में अपने हाथों से बनाया था और अब इस जन्म में वह इसी डाइनर में काम करता है। इस बात को सुनकर मिन के पिता और भी अचंभित रह जाते हैं। यह पूरी स्थिति इतनी विचित्र थी कि इसे समझ पाना आसान नहीं था। इसके बाद बारटेंडर मिन के पिता से पूछता है कि क्या वे देखना चाहेंगे कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर वे सच में इसके अंदर झांकना चाहते हैं तो उन्हें दरवाजे पर लगे एक चक्के व्हील को घुमाना होगा। यह सुनकर मिन के पिता हल्का सा घबराते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर चक्के को घुमाने की कोशिश करते हैं।
इस दौरान बारटेंडर के चेहरे के हाव भाव को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वह दिल से चाहता था कि मिन के पिता इस व्हील को घुमा सकें और दरवाजा खुल जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश मिन के पिता पूरी कोशिश करने के बावजूद व्हील को घुमा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद बारटेंडर उनके साथ कोई मजाक कर रहा था और दरवाजे के पीछे वास्तव में कुछ नहीं था। बारटेंडर भी स्थिति को सहज बनाने के लिए प्रिटेंड करता है कि उसने बस मजाक किया था। लेकिन एक दर्शक के रूप में अगर इस दृश्य को देखा जाए तो स्पष्ट था कि मिन के पिता के इस दरवाजे को न खोल पाने की वजह से बारटेंडर को गहरा दुख पहुंचा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद यह दरवाजा उसकी मुक्ति का मार्ग था और वह लंबे समय से किसी के द्वारा इसे खोलने का इंतजार कर रहा था। संभवतः उसने पहले भी कई अन्य ग्राहकों को इसे खोलने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। यह सोचकर बारटेंडर के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आते हैं। इस रहस्यमयी घटना के बाद मिन के पिता डायनर में ही बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और वहीं बारटेंडर से अपने बेटे की मौत के बारे में बातचीत करने लगते हैं। यह पहली बार था जब वे किसी अजनबी के सामने अपने बेटे के दर्दनाक अंत के बारे में खुलकर बोल रहे थे। जब बारटेंडर इस बारे में सुनता है तो उसके चेहरे पर सच्ची सहानुभूति और दुख के भाव दिखाई देते हैं। ऐसा लगता था जैसे वह वास्तव में इस त्रासदी को महसूस कर सकता था। अब इस रहस्यमयी डाइनर, डेविल्स डोर और मिन की मौत के बीच क्या संबंध था, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन इतना स्पष्ट था कि यह पूरी कहानी सिर्फ एक साधारण हत्या या दुर्घटना से कहीं ज्यादा जटिल और गहरी थी। उस दौरान मिन के पिता के मन में एक ही भावना उथल-पुथल मचा रही थी, अपने बेटे की मौत का बदला लेने की। वह टू से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उनके भीतर का एक अच्छा इंसान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि टू भी किसी का बेटा है और यदि उन्होंने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाया तो वे भी एक मासूम बच्चे की जान लेने के दोषी बन जाएंगे। उनका मन दुविधा में था। एक ओर अपने बेटे की मौत का दर्द था तो दूसरी ओर सही और गलत के बीच की बारीक रेखा। इसी गहरी सोच में डूबे हुए मिन के पिता की नजर बारटेंडर पर पड़ी, जो अब तक शांत खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बारटेंडर ने एक गंभीर स्वर में कहा, अगर आपकी जगह टू का पिता होता तो क्या वह भी इस बारे में सोचता? यह सवाल सुनकर मिन के पिता अंदर तक हिल गए। वे कुछ पलों तक चुपचाप खड़े रहे और फिर अचानक ही उनके मन में आया कि उन्हें टू के माता पिता से बात करनी चाहिए। शायद तभी वे सच्चाई को सामने ला पाएंगे और मिन को न्याय दिला सकेंगे। इस विचार के साथ वे तुरंत स्कूल पहुंच गए। वहां उन्होंने मिन के टीचर से मुलाकात की और टू के बारे में सारी सच्चाई बताते हुए अनुरोध किया कि वह टू के पिता को स्कूल बुलाएं, लेकिन टीचर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। टीचर का रवैया देखकर मिन के पिता को महसूस हुआ कि टू के पिता शायद कोई प्रभावशाली व्यक्ति होंगे और इसीलिए स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। मिन के पिता इस बात से और ज्यादा व्याकुल हो गए, लेकिन उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब टीचर ने उनकी नशे की हालत को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया और उन्हें जबरन स्कूल से बाहर निकलवा दिया। अब कोई और रास्ता न देखकर वह भारी मन से वापस डाइनर की ओर चल पड़े। इसी बीच दृश्य बदलता है और हम डाइनर के अंदर बारटेंडर को कुछ रहस्यमयी और भयावह करते हुए देखते हैं। वह एक ब्लैक मम्बा नामक जहरीले सांप को अपने हाथों से पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ता है और फिर उसे काटकर उसका दिल निकाल लेता है। यह दिल वह पहले से तैयार एक वाइन शॉट ग्लास में डाल देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी अजीब से अनुष्ठान का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद जब मिन के पिता वापस डाइनर में पहुंचते हैं तो बारटेंडर उनसे फिर से बातचीत करता है। इस बार बारटेंडर ने उनसे यह स्वीकार करवा ही लिया कि टू के पिता अवश्य ही स्कूल में कोई बड़े पद पर होंगे, शायद कोई प्रभावशाली स्टेक होल्डर या ट्रस्टी। इसीलिए स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ था। यह बात सुनकर मिन के पिता गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ सही रास्ता अपनाने से शायद मिन को न्याय न मिले। बारटेंडर ने एक ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता।
ये बात सुनते ही मिन के पिता के मन में उथल पुथल मच गई, लेकिन उन्हें अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वे मिन की मौत का बदला किस तरह से ले सकते हैं। तब बारटेंडर ने अचानक मिन का कैमरा उठाया और मिन के पिता की एक फोटो खींच ली। इस फोटो में मिन के पिता अपने चेहरे के सामने अपना हाथ अड़ाए हुए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश उड़ गए। बारटेंडर ने अपने पास मौजूद एक नुकीले ऑब्जेक्ट को फोटो के हाथ वाले हिस्से में धंसा दिया। जैसे ही उसने यह किया, वैसे ही मिन के पिता के असली हाथ में भी दर्द होने लगा। यह देखकर वे चौंक गए, लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह तब हुआ जब बारटेंडर ने वह नुकीली चीज और गहराई में धंसा दी। अब फोटो में जहां जहां घाव दिख रहा था, वहां वहां मिन के पिता के असली हाथ से भी खून बहने लगा। यह स्पष्ट रूप से ब्लैक मैजिक था, और यह देखकर मिन के पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन बारटेंडर यही नहीं रुका। उसने अब मिन के पिता के सामने वह ब्लैक मम्बा के दिल से तैयार की गई वाइन पेश की और कहा, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो इसे पी लो। मिन के पिता उस गहरे लाल रंग की वाइन को देखते रहे। उनकी आंखों के सामने मिन का चेहरा घूम गया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और उस गिलास को दूर कर दिया। वे समझ चुके थे कि वह ऐसे किसी भी काले जादू या अंधेरे रास्ते का सहारा नहीं लेंगे। उनका दिल कह रहा था कि बदला सिर्फ सही तरीकों से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे डाइनर छोड़ दिया और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने मिन के पुराने फोटो कलेक्शन को देखना शुरू किया। हर फोटो में एक कहानी छिपी थी। हर तस्वीर मिन की यादों को संजोए हुए थी। जैसे जैसे वे तस्वीरों को देखते गए, उनका मन समय के पहियों को पीछे घुमाने लगा, और यहीं से कहानी फिर से अतीत पास्ट में चली जाती है, जहां मिन अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस समय मिन के पिता अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके दिल में एक तरफ गहरे दुख की लहरें उठ रही थीं, तो दूसरी तरफ गुस्से और बदले की भावना ने उन्हें जकड़ रखा था। उनके मन में विचारों का एक भंवर चल रहा था। क्या उन्हें टू से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहिए? लेकिन उनके अंदर मौजूद इंसानियत उन्हें रोक रही थी। वह खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि टू भी किसी का बेटा है, किसी का लाडला है, और अगर वे बदला लेंगे तो वे भी उसी दर्द का हिस्सा बन जाएंगे जिससे वे गुजर रहे थे। तभी डाइनर में मौजूद बारटेंडर ने उनकी इस दुविधा को समझ लिया। वह उनके पास आया और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी जगह टू के पिता होते तो क्या वे भी इस मामले को ऐसे ही सोचते? क्या वे भी तुम्हारी तरह दयालुता दिखाते? बारटेंडर की यह बात सुनकर मिन के पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। अचानक जैसे किसी निर्णय पर पहुंचते हुए वे स्कूल की ओर बढ़ गए। स्कूल पहुंचकर उन्होंने मिन के शिक्षक से टू के पिता को बुलाने की गुजारिश की, लेकिन शिक्षक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला स्कूल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस दौरान मिन के पिता शराब के नशे में थे, जिससे उनका व्यवहार कुछ आक्रामक हो गया था। ये देखकर स्कूल की सुरक्षा टीम को बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। इस अपमान और असहायता के एहसास के साथ मिन के पिता डाइनर की ओर वापस लौटने लगे। उधर डाइनर के भीतर बारटेंडर एक अजीबोगरीब प्रक्रिया में लिप्त था। वह एक जहरीले काले सांप को काटकर उसका दिल निकाल रहा था। उसने उस दिल को एक वाइन शॉट ग्लास में डाल दिया था। यह दृश्य किसी काले जादू के अनुष्ठान जैसा प्रतीत हो रहा था। जब मिन के पिता डाइनर वापस पहुंचे तो बारटेंडर ने उनसे फिर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मिन के पिता को एहसास हुआ कि टू के पिता शायद स्कूल के बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक हैं, और इसी कारण स्कूल इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब बारटेंडर ने उन्हें उकसाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। मिन के पिता इस वक्त खुद को बेहद असमंजस में पा रहे थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अपने बेटे की मौत का बदला किस तरह लिया जाए। तब बारटेंडर ने अपने पास रखे पोलरॉइड कैमरा से अचानक उनकी एक तस्वीर खींच ली। इस तस्वीर में मिन के पिता ने अपने चेहरे के सामने अपना हाथ अड़ा लिया था। अब बारटेंडर ने अपने पास रखे नुकीले औजार को उस तस्वीर पर रखकर उसमें मौजूद हाथ में जोर से घुसा दिया।
जैसे ही उसने यह किया, मिन के पिता के असली हाथ में दर्द होने लगा। जब बारटेंडर ने इस औजार को और गहराई तक धंसा दिया, तो तस्वीर से और असली हाथ से खून बहने लगा। मिन के पिता यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। यह किसी काले जादू से कम नहीं था। फिर बारटेंडर ने उन्हें वही स्नेक हार्ट वाइन ऑफर की, लेकिन मिन के पिता ने इसे लेने से मना कर दिया। वे अब भी किसी सही और न्यायोचित तरीके से इंसाफ पाना चाहते थे, इसलिए वहां से चले गए। जब वे घर लौटे तो उन्होंने मिन की पुरानी तस्वीरों को देखा और अतीत की यादों में खो गए। फ्लैशबैक में हम मिन को अपने कमरे में अकेले बैठे हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव हैं। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। मिन हिचकिचाते हुए उनसे पूछता है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं गे हूं तो क्या होगा? उसके पिता उसकी तरफ प्यार से देखते हैं और बड़े शांत स्वर में जवाब देते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम मेरे बेटे हो और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। अगर तुम ऐसे रहकर खुश हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मेन यह सुनकर भावुक हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता उसे बिना शर्त प्यार करते हैं। फिर वह उनसे एक और सवाल करता है, क्या कभी आपको इतना गुस्सा आया है कि आप किसी की जान ले लें? इस पर उसके पिता पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन फिर गंभीर होकर कहते हैं, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो हाँ, मैं उसकी जान ले सकता हूं। अगले दिन मिन के पिता स्कूल जाते हैं। वहां वे टू को देखते हैं, जिसे उसके दोस्त गे कहकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन टू भी उनसे बहस कर रहा था और अपने बचाव में जवाब दे रहा था। इसी बीच मिन के पिता टू के पास पहुंचते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वे उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टू के कारण उनका बेटा बदनाम हुआ और फिर मारा गया। तभी टू के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। मिन के पिता उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे अपने बेटे की सच्चाई कबूल करें, लेकिन टू के पिता बेहद घमंडी और निर्दयी थे। उन्होंने मिन के पिता को ही धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मिन के पिता के पास कोई सबूत नहीं है और अगर उन्होंने आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो वे खुद उनके खिलाफ केस कर देंगे। इस बीच मिन के पिता ने यह भी गौर किया कि टू के पिता अपने बेटे से बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता थी, न कि अपने बेटे की भावनाओं की। यह सब देखकर मिन के पिता को समझ आ गया कि उन्हें इस मामले में इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने बारटेंडर के तरीके को अपनाने का फैसला कर लिया। डाइनर में वापस आकर मिन के पिता ने देखा कि बारटेंडर ने एक नई डिश तैयार की थी। इस डिश में एक सांप को इस तरह सजाया गया था जैसे वह अपनी ही पूंछ खा रहा हो। यह एक इन्फिनिटी का प्रतीक था। यह डिश वाइन सॉस, डीप फ्राइड बटर और उसी सांप के खून के साथ बनाई गई थी। बारटेंडर ने कहा, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें इस पूरी डिश को खाना होगा। शुरुआत में मिन के पिता यह सोच रहे थे कि वे सिर्फ टू की फोटो लेंगे और उससे कबूल करवाएंगे कि उसने मिन को मारा था, लेकिन बारटेंडर ने उन्हें समझाया कि अगर वे सिर्फ यही करना चाहते हैं तो उन्हें टू को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि सच्ची न्याय सिर्फ माफी में होती है। मगर मिन के पिता के अंदर गुस्सा अब हावी हो चुका था। उन्होंने डिश को खाने का फैसला कर लिया। बारटेंडर ने उन्हें चेताया, इस पोलॉइड कैमरा से जिसकी भी मौत होगी उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। मिन के पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और डिश खा ली। अब मिन के पिता वीरान वाटर टावर के पास पहुंचे, जहां टू अकेला खड़ा था। उन्होंने पहले उसकी फोटो खींची और फिर उसे रोकने की कोशिश की। टू घबरा गया और डर से वाटर टावर पर चढ़ने लगा। मिन के पिता ने गुस्से में आकर उसकी फोटो के पैरों के हिस्से को मोड़ दिया। इससे टू की टांग सच में टूट गई और वह गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने टू को सच बोलने के लिए मजबूर किया। टू ने रोते हुए कबूल किया कि उसने मिन को नहीं मारा था, यह सिर्फ एक हादसा था। दरअसल वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह सुनते ही मिन के पिता के होश उड़ गए। अब कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है, जब टू को उसके ही पिता ने बुरी तरह मारा था। इस घटना के बाद टू बहुत ज्यादा रो रहा था, दर्द और मानसिक तनाव से भरा हुआ था। ऐसे समय में मिन उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसकी एक फोटो खींच ली। टू इस हरकत से थोड़ा चिढ़ गया और गुस्से में आकर मिन पर भड़कने लगा, लेकिन मिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बल्कि उसने टू की जेब में खींची गई फोटो डाल दी और बस इतना कहकर चला गया कि जब भी टू को बात करने का मन करे तो वह मिन से आकर मिल सकता है। शुरुआत में टू को मिन से बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि मिन से बात करके वह सच में अच्छा महसूस करता है। यह एहसास उसे इस सच्चाई के और करीब ले जाता है कि वह वास्तव में समलैंगिक गे। हालांकि टू का स्वभाव बहुत ही आक्रामक और बुली करने वाला था, इसलिए वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करने में डरता था। सबसे बड़ी वजह थी उसका पिता। अगर उसके पिता को यह बात पता चलती तो वे उसे बहुत बुरी तरह से मारते और पता नहीं उसके साथ और क्या क्या कर डालते। इसके बाद टू और मिन एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा करने लगे। टू ने अब रोज मिन से मिलने के लिए उसी पुराने वाटर टावर पर जाना शुरू कर दिया, जहां वे दोनों अधिकतर समय साथ बिताते थे। मिन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह लगातार टू की तस्वीरें खींचता रहता था, जैसे कि वह हर पल को संजोकर रखना चाहता हो। एक दिन जब टू के पिता ने उसे फिर से बेरहमी से पीटा तो टू बहुत निराश और दर्द में था। उसी दौरान मिन उसके पास आया और उसे समझाने की कोशिश की। उसने टू से कहा कि वह अपने पिता के डर से अपनी असली पहचान को छुपा नहीं सकता और न ही खुद को बदलने की जरूरत है। मिन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जैसा है वैसा ही सबसे अच्छा है और उसे खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। इसके अलावा उसे दूसरों को बुली करना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह उसकी अपनी असुरक्षा को ही दर्शाता है। मिन की बातें सुनकर टू को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने इस पर सहमति भी जताई। लेकिन जब उसे यह पता चला कि मिन के पिता को पहले से ही उसके समलैंगिक होने की सच्चाई पता है और वे इसे स्वीकार भी कर चुके हैं, तो वह बहुत चौंक गया। टू को यह बात बहुत हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उसने कभी अपने पिता के सामने अपनी असली पहचान को कबूल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। इस स्थिति में टू को और सहज महसूस कराने के लिए मिन ने पहली बार उसे चूमा, किस किया। टू के लिए यह पल बहुत ही खास था और उसने महसूस किया कि वह इस रिश्ते में खुश था। अब वर्तमान समय में जब मिन के पिता टू के सामने थे तो वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि अगर टू सच में मिन से प्यार करता था तो उसने मिन को मार क्यों दिया। उनके मन में यह सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने टू को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर टू उन्हें बताने लगा कि उस दिन जब अवार्ड फंक्शन हो रहा था, वह अपने पिता के रूढ़िवादी रवैये से बहुत ज्यादा परेशान था। टू और मिन एक साथ बैठे थे। मिन टू को समझा रहा था कि उसे अपने पिता को अपनी असली पहचान के बारे में बताना ही होगा। उसने टू से कहा कि अगर वह हिम्मत करे और अपने पिता से खुलकर बात करे तो हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन टू इस बात से बहुत डरा हुआ था। मिन ने फैसला किया कि वह अवार्ड लेते समय अपनी और टू की तस्वीरें प्रोजेक्टर पर दिखाएगा और खुलेआम टू को स्पेशल थैंक्स देगा कि उसने उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि टू के पिता भी स्टेक होल्डर्स होने के कारण वहां मौजूद रहने वाले थे, इसलिए मिन को लगा कि इतने बड़े मंच पर टू के पिता उसे कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद टू को अकेले में अपने पिता से खुलकर बात करने का मौका मिल सकता था, लेकिन टू ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। वह मिन से अपने रिश्ते को खत्म करने की बात करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता के गुस्से से बहुत डरता था। मिन ने फिर भी उसे समझाने की कोशिश की कि वह कब तक अपने पिता से डरकर रहेगा, लेकिन टू को यह बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर मिन को एक थप्पड़ मार दिया। फिर भी मिन ने प्यार से टू को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी टू के कुछ बुल्ली दोस्त वहां आ गए। टू ने अपनी बेइज्जती के डर से ऐसा दिखाया जैसे कि मिन उसे प्रपोज कर रहा हो। यह देखकर उसके बुली दोस्त गुस्से में आ गए और उन्होंने मिन को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। टू यह सब देखकर दुखी तो हो रहा था, लेकिन अभी वह यही चाहता था कि मिन उससे दूर हो जाए। मिन की आंखों में टू ने देखा कि वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। टू ने उन बुली दोस्तों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिन को उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। जब टू मिन से उसकी पुरानी तस्वीरें वापस मांगने लगा, तो मिन ने वहां से भागकर ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में यही सीन रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन तभी टू के बुरी दोस्त भी उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच गए। मिन टू की हरकतों से बहुत आहत महसूस कर रहा था और उसे महसूस हुआ कि टू को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद टू और मिन एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा करने लगे। टू को यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि मिन टू को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया।
टू के इस रवैये से पूरी तरह टूटकर मिन ने उसी मंजिल की रेलिंग से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। ये सब सुनकर मिन के पिता फूट फूट कर रोने लगे। टू को भी यह एहसास हो गया कि मिन की मौत के लिए वह भी जिम्मेदार है। उसने मिन के पिता से माफी मांगी, लेकिन मिन के पिता रोते हुए उसे माफ कर देते हैं। वे टू की जेब में वही पोलारॉइड फोटो डालते हैं जिसे मिन ने कभी खींचा था, और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अब टू अकेला खड़ा रह जाता है, हाथ में मिन की तस्वीर पकड़े हुए। वह उस तस्वीर को देखकर मिन से माफी मांगता है और अपने और मिन के बिताए गए सबसे अच्छी पलों को याद करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस फोटो में काला जादू समा गया था और यही उसकी नियति को तय कर रहा था। टू को अब यही समझ आता है कि अपने गिल्ट से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, वह अपनी गर्दन तोड़कर खुद को खत्म कर लेता है। और इस तरह यह कहानी एक दर्दनाक त्रासदी में बदल जाती है, जहां प्यार, डर और समाज के डर से छुपाई गई सच्चाई ने दो लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मिन के पिता टू की लाइफलेस बॉडी को देखकर सदमे में आ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनके मन में पछतावे और दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। टू, जिसे उन्होंने कभी अपने बेटे की तरह ही स्वीकार नहीं किया था, अब उनके सामने निर्जीव पड़ा था। मिन की मौत के पीछे टू को जिम्मेदार मानने वाले उसके पिता अब महसूस कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे मोड़ आए जहां अगर कोई और निर्णय लिया गया होता तो शायद चीजें इतनी भयानक न होतीं। लेकिन अब पश्चाताप का कोई लाभ नहीं था। टू अपनी जान खुद ले चुका था और उसके इस कदम ने मिन के पिता को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। टू के शव को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वह अब भी मिन की तरह ही एक युवा लड़का था, जो अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, जो दुनिया से डरता था, जो अपने पिता के साए में घुट रहा था। वे समझ गए कि टू की गलती नहीं थी, बल्कि यह समाज, रूढ़िवादी सोच और भय था जिसने इन दोनों मासूम लड़कों की जिंदगियां छीन लीं। इस रियलाइजेशन के साथ ही मिन के पिता डाइनर की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी चाल में हड़बड़ाहट थी, उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण झलक रही थी। वे सीधे उस बारटेंडर के पास जाते हैं जो रहस्यमयी तरीके से इस डाइनर में आत्माओं से संबंधित अजीब घटनाओं का हिस्सा बना हुआ था। उन्होंने लगभग चीखते हुए उससे टू को वापस लाने की मांग की। बारटेंडर शांत था, वह जानता था कि यह आघात मिन के पिता के लिए असहनीय था, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाकर उन्हें याद दिलाया कि जब उन्होंने पहली बार डाइनर में कदम रखा था तब उसने कहा था कि माफी और बदले के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। मिंग के पिता बदले की आग में जल रहे थे। वे केवल टू को दोषी मानते थे और उसे सजा देना चाहते थे, लेकिन अब जब टू इस दुनिया में नहीं रहा तो उनका बदला भी अधूरा रह गया। बारटेंडर की बात सुनकर मिन के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे बेहद आक्रोशित होकर बारटेंडर को धमकाने लगते हैं। गुस्से में वे पास ही रखे एक चाकू को उठाकर बारटेंडर की ओर तान देते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह टू को जिंदा करे। लेकिन बारटेंडर ने बिना किसी डर के अपने पास रखे एक बड़े नाइफ को उठाया और शांत भाव से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस सब के लिए जिम्मेदार हूं तो मुझे मार दो। बारटेंडर की यह निडरता मिन के पिता को और अधिक उत्तेजित कर देती है। वे क्रोध में आकर अपने पास मौजूद पोलॉइड कैमरे से बारटेंडर की एक फोटो खींच लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस फोटो पर डैगर घोंप देते हैं। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बारटेंडर का कोई प्रतिबिंब नहीं था, वह ना तो शीशों में दिखता था, ना ही कैमरे में कैद हो सकता था। इस डाइनर में लगे बड़े से कैमरे की वजह से मिन के पिता गलती से अपनी ही तस्वीर खींच बैठे थे। जैसे ही बारटेंडर ने उस फोटो से डैगर को खींचा, मिंग के पिता की गर्दन से खून बहने लगा। वे दर्द से चीख उठे और उनकी आंखों में भय झलकने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा, उनकी सांसें उखड़ने लगीं और आखिरकार वे भी टू की तरह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आत्मा भी धीरे धीरे उस डाइनर के बल्ब में समा गई, जहां पहले से ही टू की आत्मा मौजूद थी। लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ ही क्षणों पहले उनके हाथों में मौजूद पोलरॉइड कैमरा जमीन पर गिर गया। गुस्से और दर्द में उन्होंने कैमरे को बार बार जमीन पर पटका, जब तक कि वह पूरी तरह टूट नहीं गया।
कैमरे के टूटते ही उनकी मृतदेह भी वहां से गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। अब पूरा डाइनर एक अजीब सी शांति में डूब गया। बारटेंडर वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली जिसमें एक लड़के की तस्वीर थी। बारटेंडर की आंखों में आंसू छलक आए। यह लड़का कौन था? क्या यह कोई खोया हुआ दोस्त था? क्या यह उसका अपना बेटा था? या फिर यह भी उन अनगिनत आत्माओं में से एक था जो इस रहस्यमयी डाइनर का हिस्सा बन गए थे? इस सवाल का जवाब तो किसी को नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि मिन टू और उनके पिता की इस दुखद कहानी का अंत हो चुका था। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है। चौथे एपिसोड एक बच्चे ठंगू से शुरू होता है, जो अपनी मां के साथ काम पर जा रहा होता है। उसकी मां छोटी छोटी गोल्डफिश बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। उस दिन ठंगू का जन्मदिन भी था और वह बहुत खुश था। वह अपनी मां से जिद करने लगता है कि वह उसे चिड़ियाघर ले चले, क्योंकि वह जानवरों को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। उसकी मां भी अपने बेटे की मासूमियत और खुशी देखकर मुस्कुरा उठती है। ठंगू और उसकी मां साइकिल पर सफर कर रहे होते हैं। उसकी मां ने उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में गूसबेरीज का एक डब्बा दिया था, क्योंकि ठंगू को ये बहुत पसंद थी। वह इतनी उत्साहित हो जाता है कि चलते हुए ही डब्बा खोलने की कोशिश करने लगता है। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि उसका ध्यान रास्ते पर बना रहे, लेकिन इसी कोशिश में उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। तभी अचानक सामने से तेज गति से आती एक कार उनकी साइकिल से टकरा जाती है। यह टक्कर इतनी भयानक होती है कि ठंगू की मां की मौके पर ही मौत हो जाती है। ठंगू इस हादसे से बुरी तरह घायल हो जाता है और कुछ लोग उसे उठाकर सड़क के किनारे ले जाते हैं। उसकी मां का लाइफलेस शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। एक मासूम बच्चा, जिसे कुछ ही पलों पहले अपनी मां का प्यार और देखभाल मिल रही थी, अब अकेला और बेसहारा महसूस करता है। इसके बाद कहानी अचानक से आगे बढ़ती है और हमें एक बिल्कुल अलग जगह, एक गंदे से घर में ले जाती है, जहां ठंगू नाम का एक युवक रहता है। अब वह एक गरीब बस्ती में बसता है और उसकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। बचपन में मां को खोने का दर्द और अकेलेपन की भावना उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुकी थी। अपने दर्द और अतीत की कड़वी यादों से बचने के लिए उसने नशे की बुरी लत अपना ली थी। वह ग्लू स्निफिंग करता था, यानी टायर पंक्चर में इस्तेमाल होने वाले गोंद को सूंघकर नशे में डूबा रहता था। उसका जीवन अब केवल नशे के इर्द गिर्द घूमता था। वह हमेशा धुएं और नशे की हालत में खोया रहता था, अपनी असलियत से दूर भागने की कोशिश करता था। लेकिन आज का दिन उसके लिए अलग था। आज उसका 30वां जन्मदिन था और संयोग से यही उसकी मां की पुण्यतिथि भी थी। यह सोचकर उसका मन और भी भारी हो जाता है। वह सोचता है कि अगर उस दिन गाड़ी वाले की वजह से उसकी मां की मौत नहीं हुई होती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। वह आईने में खुद को देखता है और सोचता है कि काश वह भी एक बेहतर इंसान होता। तभी उसकी मकान मालकिन, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, उसके घर में आती है। वह ठंगू की मां की याद में एक फूल चढ़ाने आई थी। वह देखती है कि ठंगू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वह उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि उसे यह बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। साथ ही वह उसे याद दिलाती है कि उसे आज किराया भी देना था। मकान मालकिन उसे चेतावनी देती है कि अगर उसकी बेटी ने उसके कमरे की यह गंदी हालत देखी तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगी। ठंगू जानता था कि वह किराया नहीं चुका सकता, क्योंकि उसे अब तक अपने काम का पैसा नहीं मिला था। वह मकान मालकिन से कुछ और समय मांगता है, जिस पर वह मान जाती है। लेकिन जाते जाते वह उसे उसकी मां की याद दिलाती है और कहती है कि वह एक बहुत ही अच्छी और दयालु महिला थी। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, यहां तक कि जब वह काम से वापस आती थी तो मकान मालकिन के लिए हर्बल पी लाती थी। ठंगू यह सब सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। उसकी मकान मालकिन भी समझ रही थी कि वह अपनी मां को आज भी बहुत मिस करता था। जाते जाते वह ठंगू के लिए अगरबत्ती जलाती है और कहती है कि अपने जन्मदिन पर भगवान से कुछ अच्छा मान लो।
ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके। लेकिन थंगू के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। थोड़ी देर बाद वह नशे में धुत होकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां वह काम करता था। लेकिन वह बहुत देर से पहुंचता है, जिससे उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने थंगू को जमकर डांट लगाई। यहां तक कि ब्रेकफास्ट जो वर्कर्स के लिए लाया गया था उसे भी थंगू को नहीं खाने दिया गया। यह देखकर थंगू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था कि यह सब उसकी खुद की लापरवाही के कारण हुआ है। फिर जब वह पहले फ्लोर पर काम करने जाता है तो वहां भी वह ग्लू स्निफिंग करने लगता है। लेकिन नशे की हालत में उसका पैर एक ईंट पर पड़ जाता है जो उसके बॉस के पास जाकर गिरती है। वह ईंट बॉस के सिर पर लग सकती थी, लेकिन किस्मत से वह बच जाता है और थंगू को नौकरी से निकाल देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाकी को वर्कर्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसके ऊपर थूकते हैं और उसे अपमानित करते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। यह सुनकर थंगू को बहुत गहरा धक्का लगता है। थंगू अब अकेला, बेरोजगार और बेघर होने की कगार पर था। वह अपनी बची खुची इज्जत और पैसे बचाने के लिए सड़क पर जबरदस्ती लोगों की मदद करने की कोशिश करता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वह अपना किराया चुका सके। लेकिन उसका हुलिया इतना खराब हो चुका था कि कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था और न ही उससे बात करना चाहता था। वह खुद से नफरत करने लगता है और सोचता है, क्या वाकई मेरी जिंदगी का यही हाल रहना था। रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि थंग एक गली के अंदर ग्लू स्निफिंग कर रहा होता है। यह उसकी एक आदत बन चुकी थी, जिससे उसे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अपनी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता था। इसी दौरान वह एक लड़की से टकराता है जो रास्ता ढूंढ रही थी। थंग उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसे सही दिशा बताने की मंशा से एड्रेस समझाने लगता है। हालांकि वह लड़की थंग को देखकर घबरा जाती है और उसे किसी चोर या बदमाश की तरह देखने लगती है। लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी और जैसे ही वह थंग को देखती है, वह अपने फोन पर मौजूद व्यक्ति को उसके बारे में बताने लगती है। फोन पर मौजूद व्यक्ति भी थंग के बारे में गलत बातें कहने लगता है, जिससे थंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में थंग अचानक ही उस लड़की का पर्स छीनकर भागने लगता है। वह पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन रास्ते में दो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश में उस पर हमला कर देते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन किसी तरह वह उनसे बच निकलता है। घायल और थका हुआ वह उसी डाइनर में जाकर छुप जाता है जिसे हम अब तक कहानी में देखते आए हैं। डाइनर का बारटेंडर भी वहां मौजूद था। वह देखता है कि थंग घबराया हुआ है, लेकिन जब कुछ लोग डाइनर में आकर उसके बारे में पूछते हैं तो बारटेंडर उनका ध्यान भटका देता है और थंग के बारे में कुछ नहीं बताता। जब उन लोगों के जाने के बाद थंग डाइनर में थोड़ा सहज महसूस करता है तो वह सबसे पहले अपने चोरी किए हुए बैग को खोलकर देखता है। उसकी उम्मीद थी कि बैग में कुछ कीमती सामान होगा, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो उसमें केवल मेकअप का सामान निकलता है। यह देखकर वह निराश हो जाता है और सोचता है कि अगर उसे कुछ चुराना ही था तो उसे लड़की का मोबाइल लेना चाहिए था, न कि यह बेकार का बैग। बारटेंडर यह सब देख रहा था। वह समझ गया था कि थंग की जिंदगी सही दिशा में नहीं चल रही है और शायद उसने पहली बार चोरी की है। बारटेंडर को यह भी एहसास हो गया था कि थंग किसी मजबूरी के कारण ऐसा कर रहा है, न कि अपनी पसंद से। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। दोनों देर तक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। इस दौरान थंग अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। वह अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात करता है और कहता है कि अगर उसकी माँ आज जीवित होती तो शायद वह पूरी तरह से एक खुशहाल और संपूर्ण इंसान होता। थंग की यह बात सुनकर बारटेंडर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वह अचानक ही थंग के सामने एक गूसबेरी आंवला का बक्सा रखता है। यह बिल्कुल उसी गूसबेरी के बक्से जैसा था जैसा बचपन में उसकी माँ ने उसे उपहार में दिया था। थंग यह देखकर चौंक जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह बक्सा यहाँ कैसे आया। यह वही बक्सा था जिसे देखकर उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती थीं। यहाँ कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। बारटेंडर थंग को समझाता है कि जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही और दूसरा गलत। इंसान के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि वह अच्छाई का रास्ता चुने या बुराई का,
लेकिन अक्सर देखा गया है कि गलत रास्ता इंसान को जल्दी आकर्षित करता है, क्योंकि वह आसान और रोमांचक लगता है। यही थंग के साथ भी हो रहा था। इसके बाद बारटेंडर थंग को एक गूसबेरी निकाल कर देता है और कहता है कि कुछ सुगंधें और स्वाद हमें अतीत की यादों में वापस ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह बात बहुत गहरी थी और थंग इस पर विचार करने लगता है। जब वह गूसबेरी को सूंघता है तो अचानक उसे अपनी मां का एक दृश्य दिखाई देता है। यह देखकर वह बारटेंडर से पूछता है कि आखिर वह कौन है। ली लेकिन बारटेंडर इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह बस थंग को यह सुझाव देता है कि उसे गूसबेरी को खाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसे चखना है। थंग बारटेंडर की बात मानकर गूसबेरी को चखता है और जैसे ही वह ऐसा करता है वैसे ही अचानक से समय में परिवर्तन होता है। वह उसी समय में वापस पहुंच जाता है जब उसने लड़की का बैग चुराया था और जब लड़की फोन पर उसकी बुराई कर रही थी। इस बार वह बैग चुराकर भागता तो है, लेकिन इस बार वह उन दोनों लोगों से बच जाता है जिन्होंने पिछली बार उसे मारा था। इसके बाद वह फिर से डाइनर में लौट आता है। डाइनर में लौटने के बाद बारटेंडर उसके सामने आइसक्रीम और गूसबेरी से बनी हुई एक डिश रखता है। वह उसे बताता है कि अगर वह इस डिश को खा ले तो उसे फिर से अतीत में जाने का मौका मिलेगा। इस बार वह अपने अतीत में जाकर अपनी मां को बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही बारटेंडर उसे ये देता है कि हर गूसबेरी खाने की एक कीमत चुकानी होगी। एक गूसबेरी खाने की कीमत उसके जीवन के 10 साल होगी। थंग अब 30 साल का था, यानी उसके पास सिर्फ 3 ही मौके थे। अगर वह अतीत में जाकर किसी कारण से मारा जाता है तो उसकी आत्मा बारटेंडर की हो जाएगी। यानी यह एक प्रकार की शैतानी डील थी, लेकिन थंग को इस शर्त की परवाह नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी मां को बचाना चाहता था। जैसे ही वह पहली गूसबेरी खाता है, वह उसी समय में पहुंच जाता है जब उसकी मां का एक्सीडेंट होने वाला था। इस बार वह अपनी मां को देखकर भावुक हो जाता है और उनसे बातें करने लगता है। इस बार वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह गूसबेरी के बक्से को नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मां की मौत उसी के कारण हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसकी मां की कार एक गड्ढे में फंस जाती है, जिससे वह अपना संतुलन खो देती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नतीजतन उसकी मां की फिर से मौत हो जाती है। अगले ही पल थंग की आंखें खुलती हैं और वह खुद को अपने 30वें जन्मदिन के दिन पाता है। यानी वह उसी दिन लौट आया जहां से उसने गूसबेरी खाने की शुरुआत की थी। इसका मतलब था कि उसका पहला मौका खत्म हो चुका था और उसके जीवन के 10 साल भी समाप्त हो गए थे। अब उसकी आत्मा का एक हिस्सा पहले ही बारटेंडर को मिल चुका था। थंगू अपने अतीत के दर्द और पछतावे से ग्रसित है, खासकर अपनी मां को न बचा पाने की तकलीफ से। हर दिन उसके सामने वही घटनाएं दोहराई जा रही थीं, जिससे वह बेहद दुखी और निराश था। अपनी लैंडलेडी के आने से पहले ही वह घर से बाहर निकल जाता था ताकि उसे उनसे सामना न करना पड़े। इस बार वह सही समय पर अपने काम पर पहुंच गया, जिससे उसे डांट नहीं सुननी पड़ी। काम के दौरान जब वह नशे की हालत में था तो उसे अचानक वह घटना याद आ गई जब उसकी गलती के कारण एक ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरते गिरते बची थी। असल में उस समय एक पानी का कंटेनर ईंट के पास रखा हुआ था और थंगू का पैर उस कंटेनर से टकरा गया था, जिससे ईंट गिरने वाली थी। इस बार उसने कंटेनर को उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर बहुत भारी था और वह उसे संभाल नहीं पाया। परिणाम स्वरूप फिर से वही हादसा होने वाला था। ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरने ही वाली थी। हालांकि किसी तरह उसके बॉस को चोट लगने से बचा लिया गया, लेकिन फिर भी उसे काम से निकाल दिया गया। इस घटना से थंगू बहुत निराश हो गया और उसने पूरा दिन बस ग्लू स्निफिंग, नशीली गोंद को सूंघने में बिताने का फैसला किया। शाम के समय जब वह सड़क पर घूम रहा था तो उसने एक लड़की को कॉल पर बात करते हुए देखा। पिछली बार की तरह इस बार उसने उसके बैग की बजाय उसका मोबाइल छीन लिया और भागकर सीधा डाइनर पहुंच गया। डाइनर में वह अपनी मां को न बचा पाने की वजह से बेहद गुस्से में था। बारटेंडर ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बस उसका भ्रम है कि वह किसी की मौत को बदल सकता है। बारटेंडर ने समझाया कि जन्म और मृत्यु जैसे बड़े घटनाक्रम इतनी आसानी से नहीं बदले जा सकते।
हालांकि वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है और अपने वर्तमान को सुधार सकता है, लेकिन थंगू इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह हर हाल में अपनी मां को बचाने की कोशिश करना चाहता था। बारटेंडर ने उसे फिर से समझाने का प्रयास किया कि शायद उसे अपने अतीत को बदलने की जगह अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक डाइनर में सारी चीजें हिलने लगती हैं, जिससे बारटेंडर समझ जाता है कि कोई अज्ञात शक्ति नहीं चाहती कि वह थंगू को समझाए। अब बारटेंडर ने थंगू को गूजबेरी देने का फैसला किया। थंगू एक बार फिर अतीत में गया, लेकिन फिर भी अपनी मां को नहीं बचा पाया। उसकी आंखें फिर से 30 तारीख को खुलती हैं। हालांकि इस बार वह चीजों को पहले से थोड़ा बेहतर करता है। वह सही समय पर काम पर जाता है और वहां कोई गलती नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार उसने नहा भी लिया था, जिससे उसका बॉस भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था। शुरुआत में बॉस को लगता है कि शायद थंगू ने इस बार ग्लू को चेंज कर दिया है, जिससे उस पर ग्लू स्निफिंग का असर नहीं दिख रहा। लेकिन जब थंगू उसे बताता है कि आज उसका जन्मदिन है और उसने कोई नशा नहीं किया है, तो उसका बॉस उसे वेतन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पैसे भी देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से नशा किया तो उसकी नाक काट देगा। यह देखकर थंगू को एहसास होता है कि उसका बॉस भले ही सख्त हो, लेकिन वह उसकी परवाह करता है। इसके बाद वह अपने काम से निकलकर सीधा अपनी लैंडलेडी के घर पहुंचता है। इस बार वह खुद किराया देने आया था। साथ ही उसने अपनी लैंड लेडी के लिए एक हर्बल टी की बोतल भी खरीदी थी। यह वही हर्बल टी थी जिसे उसकी मां उसे दिया करती थी। लैंड लेडी को पहले संदेह होता है कि शायद थंगू ने यह सामान कहीं से चुराया होगा, लेकिन जब थंगू उसे अपने काम के बारे में बताता है तो वह बहुत खुश हो जाती है और उसकी मां के बारे में बात करने लगती है। इस बार थंगू अपनी मां के लिए एक गोल्ड फिश लाया था, जिसे उसने एक फिश टैंक में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने अतीत को बदलने की जगह अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान दे रहा था। लेकिन शाम को जब उसे अपनी मां की बहुत याद आती है, तो वह उनकी और अपनी फोटो लेकर रोते हुए फिर से डाइनर में बारटेंडर के पास पहुंच जाता है। इस बार वह गूजबेरी की मांग करता है। बारटेंडर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह अपने वर्तमान को सुधार रहा था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन जब थंगू उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को खोया है, तो बारटेंडर बताता है कि एक समय पर उसने भी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया था। उस समय बारटेंडर के पास दो लोगों में से किसी एक को बचाने की चॉइस थी और उसने भी एक डील स्वीकार कर ली थी, भले ही वह पहले से ही जानता था कि उसका क्या परिणाम होगा। अब बारटेंडर समझ चुका था कि वह थंगू को शब्दों से नहीं समझा सकता। थंगू को खुद ही इस बात को समझना होगा। इसलिए उसने उसे गूजबेरी का पूरा डिब्बा दे दिया। थंगू इससे बेहद खुश था। हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उसने गूजबेरी का इस्तेमाल किया या नहीं, लेकिन तभी डाइनर में लगे एक बल्ब के अंदर एक आत्मा प्रवेश करती है, जिसे देखकर बारटेंडर हैरान रह जाता है। बारटेंडर अब अपने पिता की तस्वीर के पास शराब और सिगरेट रखकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा था। तभी डाइनर के डेमोनिक गेट से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। अचानक बारटेंडर की आंखों से खून बहने लगता है। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद उसने भी एक डील कर ली थी। उसने थंगू की मदद करने की कोशिश की थी और उसे पूरा गूजबेरी का डिब्बा दे दिया था, जिससे डेविल नाराज हो गया था। अब बारटेंडर दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी बॉडी जलने लगी। वह रोते हुए गेट के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा। तभी उसकी बॉडी नॉर्मल हो गई, यानी डेविल ने उसे एक और मौका दिया था। गेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हंस रहा है, जैसे वह बारटेंडर की हालत पर मजाक उड़ा रहा हो। इसी के साथ चौथा एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो यह थी एपिसोड 3 और 4 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक की कहानी पसंद आई होगी। आखिरी 2 एपिसोड्स पर भी काम पहले से जारी है और वे जल्द ही उपलब्ध होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स दें, ताकि मैं जल्दी से अगला वीडियो बना सकूं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में हम इस कहानी से जुड़ी कई नई थ्योरीज पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए इंतजार कीजिए और स्टे ट्यून्ड।